जय श्री कृष्णा छात्रों। अभिमान एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि अर्थात ज्वाइनिंग। इस वीडियो में हम संधि की परिभाषा, उदाहरण, अर्थ सब कुछ सीखेंगे। बाय ट्रिक भी आप संधि सीखेंगे। बढ़ते हैं संधि की परिभाषा की ओर छात्रों। यह परिभाषा पुस्तक के अनुसार दी गई है मेरे छात्रों। आप देख सकते हैं संहिता के अनुसार। जब आप ये परिभाषा देखेंगे तो इसमें जिस पर आपको मुख्य ध्यान देना है वह देखिएगा वर्ण वर्ण पर। देखिए छात्रों, संधि वास्तव में दो वर्णों का मेल होती है। जब आप इस परिभाषा को देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि दो वर्णों पर विशेष महत्व दिया गया है। देखिए, संधि का सामान्य अर्थ है मेल या मिलाना। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वाला वर्ण, जब वो दोनों वर्ण मिलते हैं मेरे छात्रों, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। इसी विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिभाषा क्या कहना चाहती है छात्रों? परिभाषा कहना चाहती है, मान लीजिए हमने लिखा विद्या प्लस आलय। आप देख सकते हैं कि दो शब्द पास पास आए हैं, लेकिन मेरे छात्रों जब बात संधि की हो रही हो तो संधि दो शब्दों का मेल ना होकर दो वर्णों का मेल होती है, अर्थात जमा के इधर वाला वर्ण और जमा के इधर वाला वर्ण, अर्थात आ प्लस आ बराबर आ। इसे संधि कहा जाता है। तो दो शब्द जहां मिलते हैं, दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है छात्रों? समास कहा जाता है। लेकिन दो वर्ण तो आप तभी देख पाएंगे जब दो शब्द निकट आएंगे। लेकिन ध्यान किस पर देना है? दोनों वर्णों पर। जमा के दोनों ओर जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों या विकारों को मेरे छात्रों संधि कहा जाता है। एक और उदाहरण देखिएगा, हिम और आलय के बारे में बताया गया है। हिम जमा आलय। तो देखिएगा छात्रों, हर व्यंजन के उच्चारण में क्या छिपा होता है? आ छिपा होता है। तो हम माँ में भी क्या मानेंगे? आ मानेंगे, जब तक कि माँ के नीचे हलंत ना लग जाए। छात्रों, हलंत का मतलब होता है इसमें से अ हटा लिया गया है, तभी व्यंजन संधि में प्रवेश करता है। लेकिन जब तक इसमें हलंत नहीं लगा है तब तक ही इसके में से हमेशा आ उच्चारित होता रहेगा, तो इसमें भी आ माना जाएगा। अब छात्रों, इम जमा आ बराबर क्या बनेगा? आ। अभी आ कैसे बनेगा ये आप आगे नियमों में पढ़ेंगे। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। आपको फिलहाल यह याद रखना है कि संधि दो वर्णों का मेल है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो एक वर्ण में या दोनों वर्णों में कुछ परिवर्तन या विकार पैदा होता है। उसी परिवर्तन को संधि या ज्वाइनिंग कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संधि जो होती है वह तीन प्रकार की मानी जाती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें सबसे महत्व यह है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कहते किसको है? तो छात्रों, जैसा कि आप नाम से भी पहचान सकते हैं, स्वर संधि में मेरे छात्रों जमा के दोनों ओर, जैसे मान लीजिए जमा का निशान है तो इधर भी स्वर आना चाहिए, इधर भी स्वर आना चाहिए। ठीक है। व्यंजन संधि में देखिए, ये तो हो गई स्वर संधि, इधर भी स्वर, इधर भी स्वर। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में इधर मेरे छात्रों व्यंजन आना जरूरी है, तभी तो व्यंजन संधि कहलाएगी। इधर स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। अभी जब हम नियम पढ़ेंगे तो आपको एक एक करके सब समझ में आ जाएगा। विसर्ग संधि में मेरे छात्रों जमा के इस ओर विसर्ग आना जरूरी है, तभी उसको विसर्ग संधि कहेंगे। धीरे धीरे हम इन तीनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा छात्रों, पहली हम देख सकते हैं स्वर संधि। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्लस के दोनों ओर क्या होना जरूरी है? स्वर होना जरूरी है। ठीक है। और जब स्वर से स्वर का मेल होगा, अर्थात स्वर के बाद स्वर आएगा, तो जो परिवर्तन होंगे उसको मेरे छात्रों स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि जो है वह 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरे छात्रों
यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। देखिए वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं, समझनी आपको सभी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो है गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि वो है। इसमें सबसे पहले मेरे छात्रों हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। संस्कृत में इसको अकः सवर्ण दीर्घः सूत्र से पढ़ा जाता है। देखिए पहले इन चीजों को ना समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा इसको छात्रों, दीर्घ संधि अकेली ऐसी संधि है जहां समान स्वर मिलते हैं। समान स्वर मतलब जैसे कि अ से आ मिल गया, ई से ई मिल गया, ऊ से ऊ मिल गया, री से री मिल गया। ध्यान दीजिए छात्रों, दीर्घ संधि अकेली ऐसी संधि है जिसमें एक जैसे स्वर मिलते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अ से आ मिल जाए या छोटी ई से बड़ी ई मिल जाए। तात्पर्य देखिए, संभव है आ से आ मिल जाए, संभव है आ से आ मिल जाए या आ से अ मिल जाए, बात तो एक ही है तो दोनों सेम ही, क्योंकि आ तो अ प्लस अ मिलाकर ही बनता है। अब छात्रों, जब दो समान चीजों को मिलाया जाता है तो मात्रा, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, अर्थात अ प्लस अ बराबर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसी तरह से अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। आ प्लस आ भी मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, क्योंकि आ तो खुद ही एक दीर्घ मात्रा है। अब क्योंकि मात्रा दीर्घ अर्थात बड़ी हो जाती है, इसलिए तो इसको दीर्घ संधि बोला जाता है। जैसे कि अभी आपने ऊपर हिमालय पढ़ा था, आपने इसको कैसे तोड़ा था, हिम जमा आलय। अब फॉर्मूला देखिए, माँ में अ था, उधर आ था, अ प्लस आ बराबर क्या हो गया था छात्रों, आ हो गया था। अ चाहे किसी भी रूप में मिले, अ से अ मिले, अ से आ मिले, आ से आ मिले, आ से अ मिले, मिलकर बनाएगा आ ही। और इसीलिए अ प्लस आ बराबर आ, क्योंकि समान स्वर मिल रहे थे। सेम केस, छोटी ई से छोटी ई मिलेगा तो क्या बना देगा, बड़ी ई। बड़ी ई से बड़ी ई मिलेगा तो क्या बना देगा, बड़ी ई। छोटी ई से बड़ी ई मिलेगा तो भी क्या बना देगा, बड़ी ई। बड़ी ई से छोटी ई मिलेगा तो भी क्या बना देगा, बड़ी ई। लेकिन मिलेगा ई से ई से ऊ नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर दीर्घ संधि नहीं बनेगी। दीर्घ संधि तभी बनेगी जब ई से ई मिले, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले। उदाहरण देखिए छात्रों, मैंने लिखा कवीश, ठीक है, तो जरा देखिए, कवि प्लस ईश, फॉर्मूला क्या बना, छोटी ई प्लस बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई भी मिलेगी तो क्या बना देगी छात्रों, बड़ी ई बना देगी। तो कवि प्लस ईश मिलाने से क्या बन गया, हमारा बन गया कवीश। ऐसे ही छात्रों ऊ के साथ भी होता है, छोटे से छोटा मिलेगा बड़ा बना देगा, बड़े से बड़ा मिलेगा बड़ा बना देगा, छोटे से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा, बड़े से छोटा मिलेगा तो भी बड़ा, लेकिन मिलेंगे दोनों ऊ ही। ऐसा नहीं है ऊ से अ मिल जाए या ऊ से ई मिल जाए, क्योंकि दीर्घ संधि तो कहते हैं उसी को है जब समान स्वर मिल रहे होते हैं। जैसे भानु दे, देखिए भानु सूर्य को कहते हैं मेरे छात्रों, भानु प्लस उदय। अब आप देखिए, इधर भी छोटा ऊ इधर भी छोटा ऊ, तो ऊ प्लस ऊ, तो जोड़ते समय भाई बड़ा ऊ कैसे आ गया, अरे फॉर्मूला लग गया ना, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है छात्रों, जब भी समान स्वर मिलते दिखाई दे तो समझ जाइए दीर्घ संधि है। आ से अ मिले तो आ, ई से ई मिले तो बड़ी ई, ऊ से ऊ मिले तो बड़ा ऊ। देखिए री का उदाहरण आपको देती हूँ, शायद आप सोच रहे होंगे री का उदाहरण नहीं दिया, ये परीक्षा में आया हुआ है छात्रों। पूछा गया था पितृ प्लस ऋण में कौन सी संधि लगेगी, तो देखिए री की मात्रा है ना, आप इसको क्या बोलते हैं, पितृ बोलते हैं या बताइए क्या बोलते हैं आप। देखिए री की मात्रा है, इसे हमेशा री ही साउंड करना चाहिए, हमें इसको कहना चाहिए पितृ। जैसे कि हमें इसको बोलना चाहिए गृही, ना कि ग्रह। ये रा की मात्रा होती है, ये री साउंड करता है मेरे छात्रों, क्योंकि ये री ऋषि है। ठीक है, गृही, गृही यानी हाउस, होम, घर। यदि आपने ग्रह बोल दिया फिर तो मेरे छात्रों ये प्लैनेट हो जाएगा। ऐसे ही वृक्ष,
अमृत री साउंड करना चाहिए। तो देखिए आप इधर देखिए, री प्लस री सेम मिल रहे हैं ना, और री प्लस री मिल रहा है तो पितृ ऋण, ठीक है, ये बना देगा। और जब बना देगा मेरे छात्रों तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्योंकि री से री मिला था। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि आपको अभी भी समझ ना आया हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको दोबारा से अच्छे से बता सकूं। देखिएगा जरा, देखिए सत्य प्लस अर्थ। देखिए वास्तव में आपको बताऊं, यदि ये हिंदी में होता तो ये सत्य प्लस अर्थ होता, संस्कृत में है तो सत्य प्लस अर्थ, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम है। ठीक है, टूटेगा एक ही प्रकार से, संस्कृत में भी दीर्घ संधि ही मानी जाएगी। ध्यान दीजिए, सत्य प्लस अर्थ, ऊपर मैंने बताया हलंत ना लगा हो तो आ निकलेगा, तो या में से छात्रों क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, इधर तो आ है, आ प्लस आ बराबर आ, इसीलिए तो देखिए जोड़ते समय आ गया, सत्य प्लस अर्थ, आ प्लस आ बराबर आ। देखिए ये रहा फॉर्मूला। छात्रों आजकल परीक्षा में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तत्र प्लस अपि, देखिए त्रा में क्या छुपा है, अ, अगेन अपी में तो आपको अ दिख ही रहा है, अ प्लस आ बराबर अ, मत प्लस अनुसार, अ प्लस आ बराबर अ मतानुसार, स प्लस अक्षर, अ प्लस आ बराबर अ साक्षर, परम प्लस आत्मा, अ प्लस आ बराबर अ यानी परमात्मा। ऐसे ही देखिए आप बाकी के उदाहरण भी देखिए, हिम प्लस आले, अ प्लस आ बराबर अ, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ। अब देखिए ई वाला आ गया, रवि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। देखिए सेम मिल रहे हैं, कवि प्लस ईश्वर, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। गिरीश, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। सतीश, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। महींद्र, मही प्लस इंद्र, यानी बड़ी ई। देखिए आप विसर्ग लगाएंगे तो संस्कृत में सेम होगा, बस संस्कृत और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। गिरीशः, महींद्रः, सतीशः, नदीशः, बाकी है दोनों में दीर्घ संधि, तरीका भी सेम है। छात्रों अच्छा मही किसको बोला जाता है, मही में धरती को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, यदि ई छोटी ई की मात्रा लगी हो तो मही मेरे छात्रों धरती हो जाती है। अब देखिएगा, सतीश, सती प्लस ईश, नदीश, नदी प्लस ईश, लघुत्तर, देखिए ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानुदय, भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधूत्सव, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधूर्मी, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा, वधु प्लस ऊर्मी, ऊ प्लस ऊ वधूर्मी। छात्रों ऊर्मी का तात्पर्य होता है लहरें या सलवटें। पितृ प्लस ऋणम, पितृ पितृ ऋणम। देखिए छात्रों ये डबल री ऋषि लगाया गया है। री ऋषि दो प्रकार से लगाया जाता है, सिंगल होता है तो वो लघु होता है, डबल होता है तो वो गुरु यानी कि बड़ी मात्रा मानी जाती है। होत्र प्लस ऋकारः, होत्रकारः, होत्र प्लस लिरिकारः, होत्रकारः, लिरि प्लस लिरिकारः, ऋकारः। छात्रों मैंने पहले ही बोला, ऊपर मैंने विसर्ग साउंड नहीं किया था क्योंकि मैं हिंदी के अनुसार आपको बोलकर बता रही थी। संस्कृत के अनुसार विसर्ग भी हमको उच्चारित करना होता है। यदि मैं इसे हिंदी के अनुसार बोलूं तो भानुदया, और संस्कृत के अनुसार बोलूं तो भानुदयः। वधूत्सव, वधूत्सवः। ग्रीश, ग्रीशः। महींद्र, महींद्रः। लेकिन मैं आपको हिंदी विषय के अनुसार पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने विसर्ग का उच्चारण उस समय नहीं किया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले देखिएगा छात्रों, विशेष री और लिरी सवर्ण संज्ञक है, अतः दोनों समान स्वर माने जाते हैं। ये वास्तव में इसमें भी लगना चाहिए। देखिए दोनों में री लग रहा होता है ना, इसलिए समान स्वर माने जाते हैं। री और लिरी में किसी भी स्वर से पहले या बाद होने पर दोनों के स्थान पर री ही आएगा। देखिए वो बता रहा है कि यदि लिरी भी हो तो भी जोड़ते समय डबल री ही आएगा। ठीक है छात्रों, आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए लिरी में दीर्घ होता ही नहीं है, लिरी में कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, इसलिए यदि पहले या बाद में लिरी भी दिखाई भी दे तो जुड़ते समय वो री ऋषि ही कहलाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा।
आगे की ओर देखिएगा, गुण संधि। छात्रों इसकी परिभाषा से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं इसकी। गुण संधि जो है आप इसको तरीके से कर सकते हैं। गुण संधि को देखिएगा, देखिए यदि किसी शब्द में छात्रों एक ही मात्रा हो, एक ही मात्रा अर्थात एक ही मात्रा, या ओ की मात्रा हो, तो एक मात्रा होनी चाहिए, एक ही या ओ की, तो आप 90% ये सोच सकते हैं कि उसमें गुण संधि हो सकती है। मैंने 90% क्यों बोला? क्योंकि जब तक शब्द को तोड़कर ना देख लिया जाए, मात्रा को तोड़कर ना देख लिया जाए, तब तक हमें 100% नहीं मानना चाहिए कि वही संधि है। देखिए यदि मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा महेश, एक शब्द लिखा परोपकार, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ही मात्रा है, एक ओ की मात्रा भी है, तो मैं सोच सकती हूँ हाँ गुण संधि हो सकती है। तो फिर कंफर्म कैसे करें छात्रों? कंफर्म करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। यदि एक ही मात्रा हो तो काट के देख लीजिए, एक ही मात्रा काटने पर ई आ जाना चाहिए। जैसे देखिए हम महेश को कैसे तोड़ते हैं, महा प्लस ईश, देखिए ई यहाँ तो नहीं था, ए कटा तभी तो ई आया, महा प्लस ईश अर्थात ए काटने पर ई आया, यानी गुण संधि है। और देखिए ओ में क्या होता है, ओ को काटने पर ऊ आ जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ही गुण संधि होती है छात्रों। देखिए मैंने ओ काट दिया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर क्या ऊ आ सकता है ऊ की जगह? क्या पकार से पहले ऊ के लिए स्थान है? बिल्कुल है, पर प्लस उपकार अर्थात इसमें गुण संधि है। फॉर्मूला क्या बनता है, परिभाषा क्या बनती है? अ या आ से यदि ई मिल रही हो तो ए की मात्रा बन जाती है, ठीक है। अ या आ से यदि ऊ की मात्रा मिल रही हो या ऊ मिल रहा हो तो छात्रों ओ की मात्रा बन जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज से समझाऊं। अब मान लीजिए एक शब्द आ गया आपको मनोबल, ओ की मात्रा तो इसमें भी है, तो क्या आप कह देंगे कि गुण संधि है? ओ की मात्रा मैंने हटा दी, क्या ऊ आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता ना, इसका मतलब ये गुण संधि नहीं है। यदि ओ की मात्रा हटाने पर ऊ ना आ पाए तो गुण संधि नहीं होती है, फिर मेरे छात्रों विसर्ग संधि हो जाती है। ये विसर्ग संधि का पहला नियम है। ओ की मात्रा का विसर्ग, ओ की मात्रा का विसर्ग में चेंज या विसर्ग का ओ की मात्रा में चेंज, ये विसर्ग संधि है। किसी भी शब्द का ओ हटाने पर यदि ऊ ना आए तो आप समझ जाइएगा कि वो विसर्ग संधि है। अब देखिए परिभाषा क्या बनेगी, देखिए मैंने आपको बताया ना परिभाषा तो नियम से ही बनती है। आप देखिए उदाहरण पढ़ा, अ या आ के बाद छोटी हर्षव यानी छोटी, दीर्घ यानी बड़ी, यदि ई आ जाए तो ई की जगह पर ए की मात्रा हो जाती है बच्चों। ऊ आ जाए तो ऊ की जगह पर ओ की मात्रा हो जाती है। री मैंने आपको अभी बताया नहीं, देखिए री बताती हूं। यदि किसी शब्द में यदि आपको किसी शब्द में अर सुनाई दे रहा हो, अर, ठीक है, जैसे राजर्षि, राजर, अर सुनाई दे रहा है तो भी छात्रों हमारे गुण संधि लगती है। तोड़ेंगे कैसे, राज प्लस ऋषि अर्थात ए या आ के बाद री या लिरी आ जाए तो उसके स्थान पर अर मेरे छात्रों हो जाता है। और अधिक समझने के लिए उदाहरण देखिए, ताकि उदाहरण पढ़ के ही संधि बढ़िया समझ में मेरे छात्रों आती है। देखिएगा उप प्लस इंद्र, पहले इस चीज को देखिए क्योंकि छात्रों तोड़ना सबसे पहले जरूरी है आना। एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, मैंने काट दी एक ही मात्रा। मैंने आपको पीछे क्या बताया था, एक ही मात्रा की जगह ई आ जाना चाहिए, ओ की मात्रा की जगह ऊ आ जाना चाहिए। छोटा बड़ा कोई भी आ सकता है, ये कोई मैटर ही नहीं है छोटे बड़े का, ठीक है। तो देखिए ए मैंने काट दिया तो क्या ई आया ए की जगह? बिल्कुल आया। उप प्लस इंद्र, फॉर्मूला क्या लग गया, देखिए अ प्लस ई बराबर ए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, फिर से ए काट दिया ई आ गया ना, नर प्लस इंद्र आ प्लस ई बराबर ए। देखिए बच्चों जब अ प्लस ई मिलता है ना तो आप खुद ही सुनाई देगा आई, खुद ही सुनाई देगा। हालांकि
ए यानी एक मात्रा, ऐ यानी दो मात्रा होती है। फिर भी याद रखने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तथा प्लस इति, आ प्लस ई, इधर देखिए तथेति। अब तक तो कोई शब्द होता नहीं है, विच्छेद करते समय छात्रों यह भी ध्यान देना होता है कि शब्द का अर्थ भी निकल रहा हो। तत् कर दिया तो गलत हो जाएगा, तथा करना पड़ेगा। शब्द का अर्थ भी निकलना बहुत आवश्यक होता है। तथेति मैंने ए को काट दिया, क्या हो गया, तथा प्लस ए की जगह छात्रों किसने ले ली, ई ने ले ली, ठीक है। अब देखिएगा इधर आ प्लस ई बराबर ए, सेम ए वे हे, देखिए ए मैंने काट दिया, ए प्लस यह, फॉर्मूला आ प्लस ई बराबर ए। फॉरवर्ड निकालना बहुत आसान है, मैंने बताया था ना, प्लस के इधर वाला उठा लीजिए, प्लस के इधर वाला उठा लीजिए, उसी को फॉर्मूला कहा जाता है। देखिए सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेश, सुर प्लस ईशः, नरेशः, नर प्लस ईशः, परोपकारः। इस बार ओ का नंबर आ गया है छात्रों, ओ काटो, ओ की जगह ऊ आ रहा है ना, पर प्लस उपकारः, अ प्लस उ बराबर ओ, आऊ। हालांकि छात्रों इसे ओ बोला जाता है और दो मात्रा वाले को औ बोला जाता है, पर यदि आप भूल जाएं तो फिर भी इसको बोलकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि छात्रों दो मात्राएं तो वृद्धि संधि में आती हैं, दो मात्राएं गुण संधि में नहीं आती हैं। यदि रेयरली किसी केस में आ भी जाए तो वो टूटेगी ई और ऊ में, ठीक है, ए में नहीं टूट, ए या ओ में नहीं टूटेगी। देखिए महोदय, ओ मैंने काट दिया, महा प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, मोस्ट इंपोर्टेंट सूर्योदय। देवर्षि, ऋषि आ गया, अ प्लस री आ गया, देखिए इस बार राज प्लस ऋषि, राजर्षि। तवलकारः, महलकारः। देखिए लकार जो होता है ना वो लिरी होता है छात्रों, लिरी होता है, तो तव प्लस लिरकारः इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महा प्लस लिरकारः महेश, फिर से वही आ गया ये तो, ई महा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः। रमेश यानी भगवान विष्णु, रमा यानी माँ लक्ष्मी, रमेश रमा के पति, माँ लक्ष्मी के पति, महेश भगवान शिव, माँ पार्वती के पति, ठीक है। महेश महा प्लस ईश, महान है जो ईश। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, इंपॉर्टेंट। तथोक्तम, तथा प्लस उक्तम। महर्षि, महा प्लस ऋषि। वसंत ऋतु, वसंत प्लस ऋतु। ममलकारः, मम प्लस लिराकारः। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा हो। आप जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे ना उतना अधिक आपको समझ में आ जाएगा। अगले देखिएगा छात्रों, यण संधि, काफी महत्वपूर्ण है यण संधि, देखेंगे इसको छात्रों। यण संधि से पूर्व वास्तव में वृद्धि संधि आएगी, क्योंकि 5 का क्रम चलता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आज आपने 2 संधि पढ़ी, दीर्घ संधि, गुण संधि। अगले वीडियो में हम बाकी की स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि तो हम पढ़ चुके हैं, अगले में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज के लिए जय श्री कृष्ण।